हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज की थर्ड क्लास और आज हम पढ़ेंगे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 इज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस? ऑप्शन ए, रंजीत डी कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और ऑप्शन सी, आर वर्सेस हिकलिन केस। एंड ऑप्शन डी, रतन सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश। Please answer this question and comment it down very precisely because this is a very important question from the P point of view. So the correct answer is विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस के अंदर गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर कोई वुमेन जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअली हरेस की जाती है तो इस केस को गाइडलाइन रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। नेक्स्ट, when did the sexual harassment of women at workplace 2013 come into force? Option A, 22nd April 2013. Option B, 9th December 2012. Option C, 22nd April 2012. Or option D, 9th December 2013. Please answer it. So the correct answer is option number A. ये एक्ट 22 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था। लेकिन इसके साथ हम कुछ और भी पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला कि इसका एक्ट नंबर क्या है। इसका एक्ट नंबर है 14 ऑफ 2013। दूसरा, इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? तो इसके अंदर चैप्टर्स हैं 7। और तीसरा, इसके अंदर सेक्शंस कितने हैं? तो सेक्शन है इसके अंदर 30। सो देयर आर 30 सेक्शंस इन दिस चैप्टर। देयर आर 7 चैप्टर्स इन दिस एक्ट, सॉरी, एंड देयर द एक्ट नंबर ऑफ दिस केस इज 14 ऑफ 2013। नेक्स्ट, the sexual harassment of women at workplace 2013 was enacted in the which year of the republic? This is a very important and tricky question जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। ये शुरुआत के क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली प्री के अंदर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए 63rd ईयर, ऑप्शन बी 64th ईयर, ऑप्शन सी 62nd ईयर और ऑप्शन डी 62nd ईयर। सो प्लीज आंसर दिस। So the correct answer is option number B, 64th year। 64th year of the republic इस एक्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट, सेक्शन 2 ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस 2013 सब सेक्शन डैश डिफाइंस एग्रीव्ड वुमेन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी 2। प्लीज आंसर इट। The answer is option number A. Under section 2A एग्रीव्ड वुमेन को डिफाइन किया गया है कि एग्रीव्ड वुमेन कौन होगी जो कि वर्क प्लेस पर अपने किसी भी मेल या किसी भी इंसान के द्वारा अगर वो सेक्सुअली हरेस्ट की गई है, अगर वो सेक्सुअली हरेस्ट की गई है तो उसके अंदर एग्रीव्ड की डेफिनेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट, the false statement regarding domestic worker under the sexual harassment of women at workplace 2013 is option A, defined in section 2E,
ऑप्शन बी एम्प्लॉयड टू डू डोमेस्टिक वर्क, ऑप्शन सी एम्प्लॉयड फुल टाइम और पार्ट टाइम, और ऑप्शन डी एम्प्लॉयड विद और विदाउट रेम्यूनरेशन. प्लीज आंसर इट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि सेक्शन 2E के अंदर डोमेस्टिक वर्कर को डिफाइन किया गया है. उसमें बोला गया है कि एम्प्लॉयड टू डू डोमेस्टिक वर्क, एम्प्लॉयड फुल टाइम और पार्ट टाइम. बट ये एम्प्लॉयड विद और विदाउट रेम्यूनरेशन के अंदर इस डेफिनेशन में बात नहीं की गई है. नेक्स्ट, sexual harassment is defined under the Sexual Harassment of Women at Workplace 2013. Option A section 2N, option B section 2M, option C section 2K और option D section 2I. देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा. तो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 2N, जहां पे बताया गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर क्या होगा. सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर कोई फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है, कोई उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन जो 2N के अंदर है उसमें डिफाइंड है. नेक्स्ट, respondent as defined under the Sexual Harassment of Women at Workplace 2013 means a woman against whom the aggrieved person has filed a complaint. Option B, a person against whom the aggrieved woman has sought relief from the court. Option C, a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under Section 9. Or option D, a person who lives in a domestic relationship with the aggrieved woman and against whom the aggrieved woman has sought relief. Let's answer it. So the correct answer is option number C, a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under Section 9. Next, under Section 5 of the Sexual Harassment of Women at Workplace 2013, who among the following cannot be appointed as district officer? Option A, collector, option B, DM, option C, SP और option D, ADM. देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एसपी. एसपी जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अदरवाइज कलेक्टर भी होगा, डीएम भी होगा और एडीएम भी हो सकता है. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय ए, स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी, चेयरमैन ऑफ द लोकल ग्रीवेंस कमिटी और ऑप्शन डी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. देखते हैं इसका क्या रहेगा आंसर. So the correct answer is option number D,
appropriate government. बट जनरली क्या होता है, हम ये समझते हैं कि या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपॉइंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बट बेसिकली इस सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली रिटन है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट करेगी. नेक्स्ट, the false statement regarding the internal complaints committee under the sexual harassment of women at workplace 2013 is formed under section 4. Option B, the committee will be consist of presiding officer and 4 other members nominated by the employer. Option C, the presiding officer who shall be a senior level woman employee amongst the employees. Or option D, the presiding officer and members will hold office for a period not exceeding 3 years. Please answer it. So the correct answer is the committee will consist of a presiding officer and 4 other members nominated by the employer. Next, the grounds for removal of members of the internal committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 are provided under section option A section 4 clause 3, option B section 7 clause 4, option C section 4 clause 5, or option D section 4 clause 4. Please answer it. So the correct answer is option C, section 4, clause 5. Next, under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, the right to receive fees and allowances is available to the members of the internal committee. Option A, all members including the presiding officer. Option B, all members other than the presiding officer. Option C, only a member appointed by a non-governmental organization or association. And option D, none of the above. Please answer it. So the correct answer is option number C, only a member appointed by a NGO or association. Next, Sexual Harassment of Women at Workplace 2013 provides for the constitution of a local complaints committee for A, in respect of establishments which have less than 10 workers. Option B, where the complainant of sexual harassment is against the employer himself. Option C, where the complainant is made by a domestic worker. Or option D, in respect of all of the above. Please answer it. So the correct answer is in respect of all of the above. मतलब in respect of establishment which have less than 10 workers, वो local complaint committee बनेगी. Where the complainant of the sexual harassment is against the employer himself, employer के against ही अगर complaint है तो local committee में complaint जाएगी. और where the complainant is made by a domestic worker, अगर complaint ही domestic worker ने की है तो local complaints committee के अंदर वो complaint जाएगी. Next, under section 6 clause 2 of the Sexual Harassment of Women at Workplace, the nodal officer shall be designated by A, state government, B, district officer, C, chairperson of the local grievance committee, on option D,
इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका आंसर करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा ब्लॉक में, तालुका में, तहसील में, ब्लॉक में, तालुका में, तहसील में, और जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट को 7 डेज के अंदर उसको लोकल कमिटी को सबमिट करना होगा। 7 डेज के अंदर लोकल कमिटी को सबमिट करना होगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 6 clause 2 of the sexual harassment of workplace, the nodal officer shall forward the complaint received by him to the local complaints committee within, ये अभी हमने पढ़ा था, within कितने दिन है बताइए आप जल्दी। यस, यू आर राइट। इसका आंसर अभी जस्ट हमने पता लगाया कि 7 डेज के अंदर अंदर उसको लोकल कंप्लेंट कमेटी को फॉरवर्ड करना होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 7 of sexual harassment of women at workplace, who shall be appointed as ex officio member of local complaints committee? Option A, presiding officer of legal service authority. Option B, junior civil judge. Option C, any woman eminent in the field of social work. And option D, officer dealing with the social welfare of women and child development. Please answer it. So the correct answer is option number D, officer dealing with social welfare and of or women and child development. Next, under the sexual harassment of women at workplace, a woman aggrieved by sexual harassment can file a complaint. A, within 3 months, B, within 1 year, C, within 30 days, or D, within 2 months. Please answer it. So the correct answer is option number A, within 3 months. Under section 9 of the act, it is written कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसकी कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट, under the sexual harassment of women at workplace, a woman aggrieved by the sexual harassment can make a complaint to the local committee or the internal committee. Option A, only in writing. B, only verbally. C, both in writing or verbally. And D, through the nodal officer. Please answer it. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ राइटिंग के अंदर जो कंप्लेंट जाएगी वो इंटरनल कमिटी को, लोकल कमिटी को जाएगी। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और इंटरनल लोकल कमिटी। नेक्स्ट, सेक्शन 10 of the sexual harassment of women at workplace provides for A, out of court settlement, B, settlement through mediation, C, settlement by conciliation, or D, settlement through family welfare. Please answer it.
So the correct answer is option number C, conciliation. Next, at what stage of the case may the proceedings be initiated under section 10 of sexual harassment of women at workplace 2013? Option A, after framing of charges. Option B, before initiating an inquiry. Option C, at any stage of the case. Or option D, before framing of the charges. Please answer it. So the correct answer is option number B, before initiating an inquiry. Next, under the sexual harassment of women at workplace, where the complaint is made by a domestic worker and a prima facie case exists, what action will the local committee take? Option A, conduct an inquiry into the complaint. Option B, send a complainant to the magistrate for registering a case under section 509 IPC. Option C, send a complainant to the police for registering a case under section 509 IPC. Or option D, send a notice to the public prosecutor and direct him to file a complaint. Let's see इसका आंसर क्या रहेगा. So the correct answer is option number C, send a complainant to the police for registering a case under section 509. Within what time the inquiry by the internal complaints committee or the local complaints committee under section 11 of the sexual harassment of women at workplace shall be completed? Option A, within 12 months. Option B, within 6 months. Option C, within 90 days. Or option D, within 60 days. Let's see. So the correct answer is option number D, within 90 days. 90 दिन के अंदर इंक्वायरी को, at what time the inquiry will be or the complaints committee of the completed. तो 90 दिन के अंदर जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए. नेक्स्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस? ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आगे चलते हैं. नेक्स्ट, Section 12 of the sexual harassment of workplace, pending investigation action shall be taken. Option A, at the request of the respondent. Option B, at the request of the district officer. Option C, at the request of the aggrieved person. Or option D, at the request of the employer. Please answer it. So the correct answer is option number C, at the request of the aggrieved person. Next, which of the following is not matched under the sexual harassment of women at workplace 2013? Section 7, composition of local complaints committee. Option B, section 8, complaint of sexual harassment. Option C, section 11, inquiry into complaint. Or option D, section 13, inquiry report. Please answer it. So the correct answer is option number B, section 8. Because section 8 जो बात करता है वो बात करता है grants and audits की.
Next, within how many days of the completion of inquiry by the committee under the sexual harassment of women at workplace, the inquiry report shall be made available? Within 15 days, option B within 10 days, option C within 7 days, or option D within 30 days. Please answer it. So the correct answer is option number B, within 10 days. Under section 13 it is mentioned, सेक्शन 13 में लिखा गया है कि विद इन 10 डेज जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है उसको अवेलेबल करना होगा कंप्लेंट कमेटी के सामने. नेक्स्ट, where a respondent has been ordered to pay some money under section 15 of sexual harassment of women at workplace, such sum shall be recovered by A as fine, B by attachment and sale of movable property, C as arrears of land revenue, and D in any of the above manner. Please answer it. So the answer is option number C, as arrears and of land revenue. नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट. तो लेबल इज इन डैश इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट इज ए सेक्शन 2B, बी सेक्शन 2C, सी सेक्शन 2D और डी सेक्शन 2E. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. So the correct answer is section 2E. Next, under which section of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 indecent representation of women is defined? Option A 2A, option B 2B, option C 2C, and option D 2D. Please answer it. So the correct answer is option number C. Next, under the Indecent Representation of Women Act, advertisement include A label, B wrapper, C label and wrapper both, and D label, wrapper and notice. Let's see इसका क्या रहेगा आंसर. So the correct answer is label and wrapper both. Next, sorry, D is the correct answer. Next, Act number of Indecent Representation of Women Act 1986 is 38 of 1987, 44 of 1987, 60 of 1986, or D 70 of 1986. Let's answer it. So the correct answer is 60 of 1986. अब इसके साथ कुछ और भी जान लेते हैं कि चैप्टर्स कितने हैं इसमें. कोई बता पाएगा कि इसमें चैप्टर्स कितने हैं? तो इसमें कोई चैप्टर ही नहीं है. ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एक्ट है और इसमें सेक्शंस हैं ओनली 10 सेक्शंस. दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एक्ट जिसमें सिर्फ 10 ही सेक्शंस हैं और ये बहुत सिंपल हो जाता है.
प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। और इसकी असेंट कब मिली थी? 23 दिसंबर 1986। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2E of Indecent Representation of Prohibition Act, package includes box, carton, tin or other container, all of the above. Please answer it. So the correct answer is option number D. पैकेज क्या क्या इंक्लूड करता है? बॉक्स भी, कार्टन भी, टिन और अदर कंटेनर्स भी। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन आर प्रोहिबिटेड? सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 5 और ऑप्शन डी सेक्शन 6। So the correct answer is option number A, section 3. Under which section of the Indecent Representation of Women Prohibition Act the power to enter and search any place in which there is a reason to believe that any offense under this act has been or being committed is provided? Option section 3, option B section 4, option C section 5 or option D section 6. Please answer it. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 5। उसके अंदर ये बात की गई है कि पावर दी गई है, पावर टू एंटर सर्च एनी प्लेस जहां पे उसको लगता है कि या तो क्राइम कमिट होने वाला है या हो चुका है। नेक्स्ट, which of the following cases is not related to indecent representation of women prohibition act? Option A, R versus Hicklin, option B, Avik Sarkar versus state of West Bengal, option C, Ajay Goswami versus Union of India, or option D, Ratan Lal versus Madhya Pradesh. Please answer this question. इनके आंसर्स कमेंट में डालते रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन भी पता लगे कि आप कहां पे हैं और अपने आप को जज करें कि हमें और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहे हैं, 27 को हमारा पेपर है। So the correct answer is option number D, Ratan Lal versus Madhya Pradesh. Next, who has the power to enter and search under the section 5 of Indecent Representation of Women Act? Option A, any police officer authorized by session judge. Option B, any police officer authorized by collector. Option C, any gazetted officer authorized by state government, or option D, any of them. Please answer it. So the correct answer is option number C, any gazetted officer authorized by the state government. Next, according to section 7 of the Indecent Representation of Women Act, company means option A, any body corporate, option B, a firm or other association of individuals, option C, both A and B above, or option D, none of the above. Please answer this question.
So the correct answer is C, both A and B above. Next, what will be the punishment of the second or subsequent conviction under section 3 or section 4 of the Indecent Representation of Women Act? Option A, imprisonment for a term not less than 1 year but may extend to 5 years and fine. Option B, imprisonment for a term not less than 6 months but may extend to 5 years and fine. Option C, imprisonment for a term not less than 1 year but may extend to 5 years and fine, and which shall not be less than 10,000 but may extend to 1 lakh rupees. And option D, imprisonment for a term not less than 6 months but may extend to 5 years and fine, which shall not be less than 10,000 but may extend to 1 lakh rupees. Please answer this question. So the correct answer is option number D, imprisonment for a term not less than 6 months but may extend to 5 years and fine, which is not less than 10,000 but may extend to 1 lakh rupees. Next, under the Indecent Representation of Women Act, which of the following section contains the provision for penalty? Option A, section 5, option B, section 6, option C, section 7 और option D, section 8. जल्दी जल्दी आंसर करें इनका और बताएं क्या है इसका आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6. सेक्शन 6 जो है वो पेनल्टी की बात करता है. नेक्स्ट, एज पर विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट an offense punishable under this act shall be cognizable? Option A, section 8, option B, section 7, option C, section 9 or option D, section 10. Please answer it. So the correct answer is option number A, section 8. Next, offense punishable under the Indecent Representation of Women Act shall be non-cognizable and non-bailable, B, cognizable and bailable, C, non-cognizable and bailable और D, cognizable and non-bailable. ये आपको कल भी डिस्कस किया था कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल में डिफरेंस क्या रहता है. तो इसका आंसर प्लीज करें. So the answer is option number B, cognizable and bailable, where a person can be arrested, जहां पे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, लेकिन ये ऑफेंस बेलेबल किस्म का है. नेक्स्ट, which of the following has the power to make rule under section 10 of Indecent Representation of Women Act? Option A, central government by notification in the official gazette. Option B, central government in the constitution with the chief justice of Supreme Court. Option C, state government or option D, state government in consultation with governor. Please answer it. So the correct answer is option number A, central government by notification in the official gazette. Next, according to section 2C of Indecent Representation of Women Act, indecent representation of women means A, the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent or derogatory to or denigrating
women or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals? Option B, any written, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any package. Option C, any vulgar comments or remarks on a woman, whether in printed form or otherwise. Or option D, none of the above. Please answer this question. So the correct answer is option number A. ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है कि डिपिक्शन इन एनी मैनर और फिगर ऑफ अ वुमन, हर फॉर्म, बॉडी या कोई भी पार्ट उसका इस वे के अंदर अगर डिपिक्ट किया जाता है ऑफ बीइंग इनडिसेंट, जो कि एकदम इनडिसेंट टाइप का हो और डेरोगेटरी हो और इज लाइकली टू डिप्रेव या करप्ट, इंजर द पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स ऑफ द वुमन, तब वो चीज क्या कहलाई जाएगी? वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन कहलाया जाएगा. नेक्स्ट, When did the Indecent Representation of Women Act came into force? ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया था. 22nd. Sorry, it's a misprint. It's a 23rd December. It's a 23rd December 1986. Next. A person previous convicted under the Indecent Representation of Women Act has committed an offence under section 4. What are the rights of such a person regarding bail? क्या bails के right होंगे उनके पास? Right to be released on bail, no right to be released on bail, under the discretion of the magistrate or under the discretion of the sessions court. Please answer it. So the correct answer is ऑप्शन नंबर ए. उस इंसान के पास भी राइट है कि वो रिलीज किया जाएगा बेल पे. नेक्स्ट, सो दैट्स इट फॉर द डे. होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ये एमसीक्यू सेशन. हम और भी सेशंस लाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं. हम आपके लिए आरजे से पहले काफी ज्यादा एमसीक्यूज लेके आने वाले हैं और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें. स्टे ट्यून्ड, स्टे अलाइव एंड बी हैप्पी एंड बी वेरी ग्रेटफुल. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. Thank you.